नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार मीणा और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में सेक्टर एग्रीकल्चर, जिसमें इकाई फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सब्जियों की फसल में सिंचाई का प्रबंधन। क्या पढ़ेंगे? सब्जियों की फसल में सिंचाई का प्रबंधन। इसके अंतर्गत सत्र 1 में पढ़ेंगे सिंचाई और पानी की गुणवत्ता। सिंचाई और पानी की गुणवत्ता। सत्र 2 में पढ़ेंगे पानी की आवश्यकता और सिंचाई। इकाई 1 सब्जियों की फसल में सिंचाई का प्रबंधन। इसमें हम परिचय में पढ़ेंगे परिचय, जल का एक दक्ष संरक्षण, इसके प्रबंधन और सिंचाई के पानी का उपयोग सफल सब्जी उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर जब खेत सूखे की स्थिति में हो। कब? जब खेत सूखे की स्थिति में हो। सब्जियों की फसलों को इसके बेहतर वृद्धि और विकास के लिए बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसके लिए? इसकी बेहतर वृद्धि और विकास के लिए। फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। यदि पानी सीमित कारक हो तो एक उचित प्रबंधन और संरक्षण प्रथाओं को वर्ष में सब्जी के लिए लिया जा सकता है। जब अपने पास पानी सीमित हो तो हमें वर्ष में सब्जी के लिए लेना चाहिए। सुव्यवस्थित जल प्रबंधन योजना और सिंचाई के समय का निर्धारण सब्जी फसल उत्पादन में जल प्रबंधन की कुंजी है। पत्तेदार सब्जी को लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसको? पत्तेदार सब्जियां जो होती है उनको लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। फलदार सब्जी, जड़ और कंद वाली सब्जियों की पानी की आवश्यकता के विभिन्न महत्वपूर्ण चरण हैं। सब्जियों की फसलों के जल संवेदनशील महत्वपूर्ण चरण के बारे में जानना आवश्यक है। तो अब हम देखते हैं पौधों में पानी की भूमिका। क्या पढ़ने वाले हैं? पौधों में पानी की भूमिका। जल पादप जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। पादप जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। यह पौधों को बढ़ने और पौधे के विकास में मदद करता है। क्या करता है? उसको बढ़ने के लिए और पौधे के विकास में मदद करता है। यह पौधों को मिट्टी से खनिजों को अवशोषित करने और परिवहन में मदद करता है, जो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है। यह जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संचालन में आवश्यक है। यह पौधों को गर्मी या पाले के तनाव को प्रबंधित करने में मदद करता है। गर्मी में यह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाटर एक्सट्रैक्ट करता है या पानी को उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार पौधे के अंदर संतुलन बनाए रखता है। बीज अंकुरण और अंकुरण स्थापना के लिए आवश्यक है। पानी किस प्रकार अंकुरण और अंकुरण स्थापना के लिए आवश्यक है? तो यह जब बीज अपन बोते हैं तो उसमें अंकुरण और इसकी स्थापना के लिए आवश्यक है। पौधों के लिए पानी का स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? पौधों के लिए पानी के 2 मुख्य स्रोत अर्थात वर्षा और सिंचाई। कौन कौन से हैं? 2 स्रोत हैं, जिसमें वर्षा है और दूसरा सिंचाई है। वर्षा जल का प्राकृतिक स्रोत है और पानी की गुणवत्ता भी अच्छी है। जाहिर सी बात है, वर्षा हम अपनी मर्जी से नहीं ला सकते हैं। वर्षा जल का एक प्राकृतिक स्रोत है और सिंचाई की गुणवत्ता भी अच्छी है, लेकिन यह सीमित और अप्रत्याशित प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन यह सीमित है। सिंचाई मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए एक कृत्रिम रूप से पानी की योजना बनाने और लागू करने का अभ्यास है। क्या है सिंचाई? पौधों को कृत्रिम रूप से पानी पिलाना
या पानी की आपूर्ति को करना ही सिंचाई कहलाता है। ऐसे एक सुनिश्चित स्रोत बनाया जा सकता है। किसको? सिंचाई को। पौधों के विकास के लिए उचित मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी में पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग को ही सिंचाई कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पौधों के विकास के लिए जब उसकी मिट्टी के अंदर नमी बनाते हैं और पानी उसको कृत्रिम रूप से देते हैं तो इसी को हम सिंचाई कहते हैं। अब अगला, फसल पौधों की सिंचाई की आवश्यकता पर निर्भर करती हैं। किस प्रकार करती हैं? सब्जी फसल के प्रकार उथली जड़ वाली फसलों को हल्की, गहरी जड़ वाली फसलों जो सब्जियां होती हैं फसल की तुलना में लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती हैं। किनको? जो उथली जड़ वाली जो फसलें होती है उनको गहरी जड़ वाली की तुलना में लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल के बढ़ने के मौसम, गर्मी की सब्जियों की फसल को सर्दी के मौसम की फसलों को कभी कभी बारिश के मौसम की तुलना में अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। जलवायु, ठंडी जलवायु के दौरान फसलों की सिंचाई कम करें जबकि उष्णकटिबंधीय या गर्म जलवायु में अधिक बार होना चाहिए। मिट्टी के प्रकार, अधिक बार लेकिन हल्की सिंचाई बलुई मिट्टी में की जानी चाहिए जबकि गहरी लेकिन चिकनी मिट्टी में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसमें? गहरी और चिकनी मिट्टी में, क्योंकि इसके रंध्राकाश कम होते हैं और पानी एब्जॉर्व करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। सिंचाई प्रणाली का प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं? ड्रिप सिस्टम में नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो अपन टपकन विधि या बूंद बूंद सिंचाई करते हैं उसमें नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। और सतह, उप सतह और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में कम बार। स्प्रिंकलर सिंचाई जो फव्वारा सिंचाई होती है उसमें सिंचाई की आवश्यकता कम बार होती है क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर करती हैं। और बूंद बूंद सिंचाई में सिंचाई की आवश्यकता अधिक बार होती है क्योंकि यह नियमित करना पड़ती है और पानी की मात्रा भी कम होती है। सत्र 1 में पढ़ेंगे सिंचाई और पानी की गुणवत्ता। सिंचाई और पानी की गुणवत्ता। सिंचाई का महत्व क्या है? सिंचाई का महत्व, सब्जियों की फसलों को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। किनको? सब्जी की फसलों को, क्योंकि इसमें 80 से 90% पानी होता है, इसीलिए इसके उचित वृद्धि और विकास के लिए इसे लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। पानी की कमी की स्थिति में सब्जियों की उपज और गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है। जब अपने पास पानी की कमी होती है तो सब्जियों की उपज यानी कि उसकी उत्पादकता कम होती है और इसकी गुणवत्ता भी बुरी तरह से खराब हो जाती है या प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए उच्च पैदावार और सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। किसके लिए? उच्च पैदावार और सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। सब्जियों की फसलें तेज़ी से बढ़ती हैं, इसके लिए बार बार और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इनका लाइफ ड्यूरेशन या जीवन चक्र कम होता है, इसलिए ये अधिक तेज़ी से बढ़ती हैं और बार बार और अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। बेहतर उपज और गुणवत्ता वाली फसलों के लिए उत्पादन के लिए जड़ के क्षेत्र में पर्याप्त पानी आवश्यक है, इसीलिए हम ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई का उपयोग करते हैं ताकि पानी जड़ में पर्याप्त मात्रा में मिल सके। सिंचाई वर्षा पर निर्भर कम कर देती हैं क्योंकि इसे आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। यह हम कृत्रिम रूप से करते हैं, इसलिए हमें वर्षा पर निर्भर कम कर देती है। बरसात हो या ना हो, फिर भी हम सिंचाई के लिए उपयुक्त जल हो तो हम अपने अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। यदि सिंचाई के समय का निर्धारण ठीक से किया जाए तो इससे पानी की बचत हो सकती है और खरपतवार की समस्या कम हो सकती है। सिंचाई से एक ही खेत में एक ही वर्ष में अधिक संख्या में फसल उगाने में मदद मिलती है। जब हमारे पास उचित मात्रा में पानी हो तो हम उसको सिंचाई के रूप में अलग अलग प्रकार की फसलें बोकर एक ही वर्ष में अधिक फसलें बोकर अधिक उत्पादन कमा सकते हैं। सिंचाई के पानी के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं? सतही पानी के स्रोत, यह भूमि की सतह पर पाया जाता है। यह स्रोत नदियाँ, नहर, तालाब, झीलें, बांध आदि हैं।
आमतौर पर इन स्रोतों की पानी की गुणवत्ता सिंचाई के लिए काफ़ी अच्छी और उपयुक्त हैं। दूसरा, भूजल। यह भूजल है और खोदे गए कुओं, नलकूप और बोरवेल के माध्यम से उठाया जाता है। पानी की गुणवत्ता खराब से अच्छे तक भिन्न है। सिंचाई के पानी के स्रोत माइंड मैप के आधार पर हम पढ़ेंगे तो देखते हैं, एक तरफ सतही पानी का स्रोत और दूसरी तरफ भूमिगत पानी का स्रोत। सतही पानी नदियाँ, तालाब, झीलें और बांध, और भूमिगत जल का स्रोत खोदे गए कुएं और नलकूप, बोरवेल। इस प्रकार माइंड मैप के अनुसार हम पूरे सतही पानी के स्रोत और भूमिगत पानी को विस्तार सहित समझ सकते हैं। क्या आप जानते हैं, ये जब हम पिछला पढ़ के आए तो इसमें फिर अपने को यह एक क्वेश्चन मार्क है। क्या आप जानते हैं, भारत में पानी के संसाधन बहुत कम हैं और भूजल स्तर भी खतरनाक दर से कम हो रहा है। इसलिए हमें वर्षा जल का संरक्षण की आवश्यकता है। फसलों में मल्चिंग से पानी की बचत होती है और सिंचाई अंतराल बढ़ता है। जब हमारे पास वर्षा जल कम होता है तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल का संरक्षण कर कर या वर्षा जल को इकट्ठा कर कर हम पानी को एकत्र करें, इसको सिंचाई में उपयोग करें, और साथ ही फसलों में मल्चिंग यानी कि प्लास्टिक फार्मिंग करके सिंचाई के अंतराल को बढ़ा सकते हैं। मल्चिंग से खेत में नमी बनी रहती है और सिंचाई का अंतराल बढ़ता है। कुछ क्षेत्रों में हमें सब्जियों की खेती में जहरीले, भारी धातुओं और रोगाणुओं से भरे खराब गुणवत्ता वाले पानी का उपयोग होता है। जैसे हम देखते हैं नदी नाला जो गंदे उद्योगों से निकला हुआ पानी है, उससे हम खेती करते हैं तो इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उचित उपचार के बाद ही। पानी की गुणवत्ता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सब्जी की फसल की खेती के लिए इसकी मात्रा जितनी महत्वपूर्ण है। भारत में पानी की गुणवत्ता की चिंताओं को अक्सर अच्छी गुणवत्ता वाले पानी की उपलब्धता के कारण उपेक्षित किया गया है, लेकिन अब कई क्षेत्रों में यह स्थिति बदल रही है। शहरी औद्योगिक क्षेत्रों से खराब गुणवत्ता वाले पानी और भूजल के लवणता को सिंचाई उद्देश्य में उपयोग के लिए उचित उपचार की आवश्यकता है। जो भी गंदा उद्योग वाला पानी है, जो उद्योग के नालों से निकलने वाला पानी है, उसको उचित उपचार करके हम सिंचाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला पानी लंबे समय तक उत्पादक बने रहने के लिए मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। क्या अच्छी गुणवत्ता वाला पानी जो है लंबे समय तक उत्पादक बने रहने के लिए मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला पानी किसी भी तरह की सब्जी की फसल उगाने की सुविधा देता है। जब पानी की गुणवत्ता अच्छी हो तो किसी भी तरह की सब्जी अपन उगा सकते हैं। अच्छी फसल वाला पानी उच्च उपज और सब्जी फसलों की बेहतर गुणवत्ता का पक्षधर है। अगर पानी अच्छी गुणवत्ता वाला है तो हमें उपज जो है उच्च होगी या उत्पादन अपना अधिक होगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों की सिंचाई के लिए खराब गुणवत्ता वाला पानी है। बहुत सारे क्षेत्र है देश के जो सिंचाई के लिए खराब गुणवत्ता वाला पानी रखते हैं। शहरी औद्योगिक क्षेत्रों से अनुपचारित पानी खराब गुणवत्ता का है। जाहिर सी बात है, जो शहर उद्योगों से नालों द्वारा पानी जो आता है वह जो अनुपचारित पानी है वह खराब गुणवत्ता का है। कुछ क्षेत्रों में भूजल बहुत गहरा और गुणवत्ता में बहुत खराब है। जब अधिक खुदाई करने पर या बोर लगाने पर बोरवेल का पानी या अधिक गहरे कुएं का पानी कभी कभी खराब या खनिजों युक्त होता है, जो अनुपयुक्त खनिज सिंचाई के लिए होते हैं। कुछ क्षेत्रों में भूजल बहुत गहरा और गुणवत्ता में बहुत खराब है। आमतौर पर नहर के पानी की तुलना में भूजल खराब गुणवत्ता का है। पानी की गुणवत्ता परीक्षण की आवश्यकता किस प्रकार और क्यों? गुणवत्ता परीक्षण में हमें तत्काल उपयोग या उपचार की लागत, उपचार की आवश्यकता के लिए पानी की उपयुक्तता का पता लगता है। सिंचाई के लिए खराब गुणवत्ता वाले पानी का उपयोग न करें। जड़ क्षेत्र में अधिक लवण जमा हो जाएगी, इससे मिट्टी की सेहत बिगड़ जाएगी, कम खनिजों को लेता है और फसल की उपज को प्रभावित करता है, मिट्टी की पारगम्यता को कम करता है और जल अफवाह को बढ़ाता है। कुछ पौधों में धातु की विषाक्तता भी दिखाई देती है। जब हम पत्तों के साइड में देखते हैं
तो एक धूसर या गहरे लाल रंग की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। सिंचाई के लिए पानी की उपयुक्तता के मानदंड क्या है? सिंचाई जल का पीएच 6.5 से 8.5 के बीच होता है। पानी की लवणता देखें तो यह पानी में मौजूद कुल गुलित लवणों का सूचक है। यह मिट्टी की संरचना और फसल उपज दोनों के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। मिलीसीमेंस प्रति MSM 1 या माइक्रोमीटर प्रति सेंटीमीटर में विद्युत चालकता इसी द्वारा नमक की सांद्रता मापी जाती है। सिंचाई के लिए 1500 माइक्रोम हास सेंटीमीटर से कम पानी वाला इसी अच्छा होता है। अगला सोडियम अवशोषण अनुपात, जिसे SAR या सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो, यह पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोडियम के सापेक्ष अनुपात का एक उपाय है। सोडियम मिट्टी में समुच्चय को तोड़ने और मिट्टी के छिद्रों को सील करने का कारण बनता है। मिट्टी की बाध्यकारी क्षमता को कमज़ोर करता है। एक छोटा सा SAR मान पानी में कम सोडियम सामग्री का संकेत करता है। सिंचाई के पानी के लिए यह 10 से नीचे होना चाहिए। अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एकाग्रता, पानी में उच्च कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सामग्री pH को बढ़ाती हैं। क्या करती हैं? pH को बढ़ाती हैं। यह एक क्षारीय प्रभाव और एक उच्च SAR सूचकांक का कारण होगा। 1.5 प्रति लीटर में कम अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट सिंचाई के लिए पानी के लिए सुरक्षित हैं। सिंचाई के पानी के लिए जो है सोडियम कार्बोनेट कितना? 1.5 लीटर में कम सुरक्षित हैं। प्रबंधन के लिए इस तरह के पानी की गुणवत्ता को निम्नलिखित उपायों के लिए अपनाया जा सकता है। किस तरह? फर्स्ट पढ़ेंगे, निम्न कैल्शियम मिट्टी लीचिंग में जिप्सम का जोड़। दूसरा, सल्फर प्लस लाइम लीचिंग का जोड़। अधिक लगातार सिंचाई, सिंचाई की छिड़काव विधि से बचें। क्लोराइड युक्त उर्वरकों के उपयोग से बचें। सहनशील फसलों का चयन करें। अगला हम पढ़ेंगे बोरान। बोरान पानी की सबसे विषाक्त सांद्रता में पाए जाने वाला सबसे आम तत्व है। कौन सा? बोरान जो है पानी की सांद्रता में पाए जाने वाला जो है सबसे विषाक्त तत्व है। बोरान को आसानी से पानी से नहीं निकाला जा सकता। पानी से आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। एकमात्र उपाय पानी के साथ उच्च बोरान पानी को पतला करना है। निम्न 1.0 ppm बोरान सामग्री सिंचाई के लिए पानी के लिए स्वीकार स्तर कितना? जो सिंचाई के लिए स्वीकार स्तर है वह कितना है? 1.0 ppm। पानी की गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, अपने इच्छित उद्देश्य के लिए पानी गुणवत्ता की उपयुक्तता का परीक्षण करना महत्वपूर्ण है। पानी की परीक्षण से यह जानने में मदद मिलेगी कि सिंचाई के लिए पानी की गुणवत्ता ठीक है या नहीं। यदि नहीं तो खराब गुणवत्ता का विशिष्ट कारण क्या है? सामान्य तौर पर pH और विद्युत चालकता, इसी जिसे हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जल का गुणवत्ता विश्लेषण के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं। pH रंग की पट्टी जब क्षारीय या अम्लीय पानी में डिप की जाती हैं तो चित्र के रूप में बदल जाती हैं। किस प्रकार बदल जाती हैं हम चित्र में देखेंगे कि इस प्रकार से pH रंग की पट्टी का पैमाना है और जब हम इसमें डिप करते हैं अम्लीय और क्षारीय पानी में तो यह इस पट्टी में दिख रहा है उस अनुसार बदल जाती हैं। pH मीटर क्या होता है? pH मीटर यह एक उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी भी समाधान के pH को माप सकते हैं। किसके द्वारा? ये डिजिटल pH मीटर है और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी समाधान के pH को माप सकते हैं। यह एक प्रदर्शन इकाई और इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। किससे? यह एक प्रदर्शन इकाई और इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। जब इलेक्ट्रोड को समाधान में डाला जाता है
किसको? इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड ये रोड है, इलेक्ट्रोड को समाधान में डाला जाता है तो pH मान इकाई में दर्शाता है। किस में दर्शाता है? इकाई में दर्शाता है। आदर्श रूप से मिट्टी और पानी का pH कितना होना चाहिए? 6 से 6.5 होना चाहिए और पोषक तत्वों का घोल 5.6 से 6.5 होना चाहिए। pH मीटर अन्य सभी उपकरणों की सतह सटीक डेटा संग्रह के लिए पहले से ही कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। यह pH रंग की पट्टी की तुलना में अधिक सटीक है। जो ये वाला हमने देखा था इसकी तुलना में यह जो है यह अधिक सटीक है, जिसे हम डिजिटल pH मीटर कहते हैं। अगला देखेंगे विद्युत चालकता या ईसी मीटर। ये किस प्रकार का होता है? आइए देखते हैं। ईसी मीटर यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ईसी यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता सिंचाई के पानी में कुल घुले हुए लवणों की माप है। सिंचाई के पानी में कुल घुले हुए लवणों की माप है और इसे चालकता मीटर या ईसी मीटर पर मापा जाता है। किसको? कुल घुले हुए लवणों की माप को। यह मिलीमीटर प्रति सेंटीमीटर, मिमी हॉस प्रति सेंटीमीटर, डेसी सीमेन प्रति मीटर, डीएस प्रति मीटर, माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर, म्यू एस प्रति सेंटीमीटर या मिलीसीमेंस प्रति सेंटीमीटर, एमएस प्रति सेंटीमीटर के संदर्भ में बताया गया है, जो जल में लवणता की डिग्री के बारे में जानकारी देता है। माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर मीठे पानी के मापों के इसी मान का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानक इकाई हैं। वे सभी वास्तव में संख्यात्मक गणना पर समान हैं, अर्थात संख्यात्मक मान प्रति इकाई क्षेत्र में रहता है, समान रहता है, केवल संदर्भ भिन्न होता है। सिंचाई के पानी की विद्युत चालकता अधिक होती है। किसकी? सिंचाई पानी की जो विद्युत चालकता होती है वह अधिक होती है जब इसमें अधिक घुलनशील लवण और इसके विपरीत होते हैं। पानी का तापमान चालकता को प्रभावित करता है और यह आमतौर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर रिपोर्ट किया जाता है। पानी की लवणता के स्तर का विश्लेषण करने के लिए इसी माप सबसे आसान और तेज तरीका है, लेकिन यह गैर विशिष्ट है और केवल मौजूद सभी आयनों के संयुक्त प्रभाव को मापता है और विभिन्न प्रकार के आयनों के बीच अंतर नहीं कर सकता है। आइए हम चित्र में देखते हैं। यह डिजिटल विद्युत चालकता ईसी मीटर है। इस प्रकार से हम इस चित्र के अनुसार जो है विद्युत की जो सिंचाई जल की विद्युत चालकता माप सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रायोगिक अभ्यास, जो हम प्रयोग करके ही बता सकते हैं किस प्रकार पानी के अंदर विद्युत चालकता, पीएच और इसके जो तत्व, खनिज, लवण कितने हैं वह हम प्रायोगिक अभ्यास के अनुसार ही पता कर सकते हैं। गतिविधि फर्स्ट में पढ़ेंगे गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी के नमूनों का संग्रह। इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? प्लास्टिक नमूना बोतल, एक प्लास्टिक की बोतल चाहिए, वह 500 मिलीलीटर की। इसकी प्रक्रिया देखते हैं क्या है। पहले में देखेंगे नलकूप या हैंडपंप। प्रक्रिया में नलकूप या हैंडपंप। नलकूप हैंडपंप चालू करें और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए चलाएं। कितने? 15 से 20 मिनट के लिए चलाएं। पाइप प्रभाव अर्थात धातु पाइप में जमा लवण से बचने के लिए कुएं या पंप के पानी में रोके गए पूरे पानी को निकलना आवश्यक है। जब हम हैंडपंप को चलाते हैं तो उसमें पूरे तरीके से पाइप से पानी बाहर आ जाना चाहिए। पानी के चैनल गिरने से ठीक पहले नमूना बोतलों 500 मिलीलीटर या 1 लीटर में पानी का नमूना लें। कितने? जो चैनल गिरने से ठीक पहले नमूनों के रूप में हम बोतल में कितना 500 मिलीलीटर या 1 लीटर पानी का नमूना लें। कुएं में देखेंगे हैंडपंप से पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए चैनलों में गिरने के बाद कभी भी पानी का नमूना एकत्र न करें।
क्योंकि यह पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। दूसरा प्रयोग हम तालाब या टैंक में पानी से करेंगे। तालाब या टैंक से गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना सीमा प्रभाव से बचने के लिए सीमा क्षेत्र के अंदर कम से कम 5 से 10 मीटर की दूरी पर किया जाना चाहिए। कहाँ? 5 से 10 मीटर की दूरी पर किया जाना चाहिए। नमूने के लिए ठीक से धोया हुआ प्लास्टिक कंटेनर लें। हम कंटेनर को या प्लास्टिक बोतल को अच्छे से धो लें। तालाब, टैंकों की बाउंड्री वाल से 10 से 15 मीटर की दूरी पर नमूना लें। तालाब या टैंक की सतह के पानी को धीरे से पीछे हटाएं और बीच में गहराई से नमूना लें। नमूना बोतल में पानी तुरंत इकट्ठा करें और बोतल कैप को कसकर बंद करें। नमूना को नाम, पता, स्रोत, स्थान और नमूनाकरण की तारीख लिखकर लेबल करें। इससे हमें पता चल जाएगा कि नमूना कहाँ से लिया है, किस स्थान से लिया है और इसको किस तरह हमने बोतल में लेके परीक्षण किया है। उस पर तारीख भी लिख दे ताकि किस दिन लिया है और किस स्रोत से लिया है, हैंडपम्प से लिया है, तालाब से, टैंक से, यह लिखकर लेबल करें। 2-3 दिनों के अंदर एकत्र किए गए नमूनों को जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। किसमें? जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला जो है उसमें भेजें। हमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी है? किसी बाहरी संदूषण की संभावना से बचें। जो बाहर से संदूषण प्रदूषण होता है उसकी संभावना से बचें। डिटर्जेंट या साबुन से बोतल को न धोएं। तालाब की सतह से पानी न लें क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं और पानी की गुणवत्ता के सही प्रतिनिधित्व को प्रभावित करते हैं। पानी के नमूनों को अधिक सटीक रूप से इकट्ठा करने के लिए तालाब की सतह को धीरे से हिलाएं। अब गतिविधि 2 में हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर या पीएच मीटर के उपयोग द्वारा पीएच को मापें। किसके द्वारा? लिटमस पेपर या पीएच मीटर के द्वारा। लिटमस पेपर या पीएच मीटर के उपयोग से पीएच की माप। आवश्यक सामग्री इसमें क्या क्या चाहिए? लिटमस या पीएच पेपर स्ट्रिप, विभिन्न स्रोतों के पानी, पेन, पेंसिल, प्रायोगिक फाइल आदि। प्रक्रिया, विभिन्न स्रोत और स्थानों से पानी इकट्ठा करें। पानी के नमूनों के पीएच का निरीक्षण करने के लिए एक बीकर में 100 मिलीलीटर पानी का नमूना लें। लिटमस पेपर को सैंपल में डुबोएं और रंग बदलने का निरीक्षण करें। लिटमस या पीएच पेपर पानी के नमूने के पीएच के आधार पर रंग बदलता है। कलर स्ट्रिप की मदद से रंग बदलने से मैच करें। पानी का पीएच दर्ज करें। कितना पीएच आया वो दर्ज करें। पीएच मीटर के उपयोग से पीएच माप। प्रक्रिया, पानी का नमूना लीजिए। एक बीकर में पानी के नमूने की 40 मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर कम या ज़्यादा लें। पानी के नमूने के तापमान को स्थिर करें। जो टेम्परेचर है उसको स्थिर करना है। पानी के बीकर में पीएच मीटर इलेक्ट्रोड और पानी के बीच अच्छे संपर्क के लिए समायोजित करने के लिए एक बीकर को चालू करें। रिकॉर्डिंग लेने से पहले नमूने के पीएच रीडिंग को 20 से 30 सेकंड के लिए स्थिर करें। स्वचालित पीएच मीटर संकेत प्रदान करता है। रीडिंग के बाद इलेक्ट्रोड पर किसी भी फिल्म को हटाने के लिए आंसू पानी के साथ इलेक्ट्रोड को धो लें। सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं? टिप्पणियों को लेने से पहले पीएच 7 यानी बफर समाधान का उपयोग करके पीएच मीटर को जांच करें। पानी में इलेक्ट्रोड डालें और इसे बीकर के नीचे से नहीं छूना चाहिए। इलेक्ट्रोड डालने के बाद बीकर को नीचे से हमें नहीं छूना है क्योंकि इलेक्ट्रोड करंट मार सकता है। इलेक्ट्रोड भंडारण के दौरान इसे pH 7 बफर सॉल्यूशन में रखें। अपनी प्रगति जांचें। आइए देखते हैं किस प्रकार अपनी प्रगति जांचना है। तो हमें जितना भी पढ़ा है उसके अनुसार इस प्रकार से हमें क्वेश्चन आंसर या अपना IQ चेक करना है। सबसे पहले में हम देखेंगे रिक्त स्थान भरें। तो इसमें पौधों के लिए
पौधों के जीवन के लिए पानी एक आवश्यक रिक्त स्थान है, यह हमें पढ़ के बताना है। इसमें तत्व हैं। वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी और पौधों को कृत्रिम अनुप्रयोग को हम रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में? सिंचाई के रूप में। शहरी औद्योगिक क्षेत्रों से अनुपचारित पानी गुणवत्ता में क्या होता है? खराब होता है, क्योंकि अनुपचारित होता है। पानी की पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए जो सुरक्षित मानते हैं? 6.5 से 8.5 जो सिंचाई के लिए सुरक्षित माना जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न में देखेंगे, सिंचाई रिक्त स्थान का एक अभ्यास है। किसका? पानी का केवल कृत्रिम अनुप्रयोग, क वाला। अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त सिंचाई जल में बोरान होता है। कितना होता है? 1.0 ppm से कम। सबसे आम सतह जल स्रोत हैं। जो सतही जल स्रोत है वह कौन सा है? वह है नदी। अगला, पानी में कुल घुलने वाला नमक रिक्त स्थान द्वारा मापा जाता है। तो किसके द्वारा? EC मीटर के द्वारा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी द्वारा। सिंचाई जल में विद्युत चालकता होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1500 माइक्रोस प्रति सेंटीमीटर से कम। इसके बाद हमें देखना है प्रश्न उत्तर। सिंचाई को परिभाषित करें और सिंचाई के पानी की भूमिका को सूचीबद्ध करें। यह हमें उस नोट्स के अनुसार इसका उत्तर लिखना है कि किस प्रकार सिंचाई किसे कहते हैं। पौधों को कृत्रिम रूप से पानी पिलाना सिंचाई कहलाता है और इसकी भूमिका हमें लिखना है। सिंचाई के पानी की उपयुक्तता के मानदंड को इंगित करें। किस प्रकार से मानदंड जो हमने पढ़ा है वही उत्तर इसके अंतर्गत लिखना है। जब हम कह सकते हैं कि पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं, तो कब उपयुक्त होती हैं? जब उसका पीएच लेवल 6.5 से 8.5 होता है, या उसको विद्युत चालकता 1500 माइक्रोन से कम होती है। तो इस प्रकार के हमें अनुप्रयोग करके लिखना है। सिंचाई के स्रोतों को उचित उदाहरण से वर्गीकृत करें। कौन कौन से सिंचाई के स्रोत हैं? सतही जल स्रोत, भूजल स्रोत, और कौन कौन से नदी, तालाब, बोरवेल। यह किस किस प्रकार से इनको वर्गीकृत करना है। किसान के लिए जल परीक्षण कितना सहायक है, यह भी हमें लिखना है। हम प्रायोगिक अभ्यास किया, उसके अंतर्गत हमें पढ़ के लिखना है कि किसान के लिए जल परीक्षण कितना आवश्यक है। अब देखते हैं, कॉलम मिलान करें। तो कॉलम में हम देखेंगे गुणवत्ता परीक्षण, खराब गुणवत्ता का पानी, पानी का पीएच बढ़ाएं, सिंचाई अंतराल बढ़ाएं, उथली फसलें। तो गुणवत्ता परीक्षण जो है वह क्या है? पानी की उपयुक्तता। खराब गुणवत्ता का पानी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। पानी का पीएच बढ़ाएं तो मल्चिंग करके। सिंचाई अंतराल बढ़ाएं, ये मल्चिंग, लगातार पानी जल क्षेत्र में जमा लवण, पानी की उपयुक्तता, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। यह हमें पिछला पढ़ के और इसमें निशान लगाना है। बस आज इतना ही। अगला हम अगले टॉपिक में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क